11 मई 1998। Switching command to internal. Range ready? Ready. Today, at 15:45 hours, 4, 3, 2, 1, 0. India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. दुनिया में कुछ ताकतें ऐसी होती हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन पूरी दुनिया को नियंत्रित करती हैं। परमाणु शक्ति उन्हीं में से एक है। ये कहानी सिर्फ एक विस्फोट की नहीं है। ये कहानी है उस फैसले की जिसने भारत को एक निर्णायक शक्ति में बदल दिया। 18 मई 1974 और 11 मई 1998 ये वो तारीखें हैं जब भारत ने तय किया कि अब उसकी सुरक्षा किसी और देश की अनुमति से तय नहीं होगी। जब 1945 में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका, तब एक ही पल में लाखों जिंदगियां राख में बदल गईं। तब दुनिया समझ चुकी थी कि अब युद्ध बंदूक और टैंकों से नहीं, बल्कि एटम से लड़ा जाएगा। अमेरिका और सोवियत यूनियन परमाणु ताकत के शिखर पर थे। धीरे धीरे ब्रिटेन, फ्रांस और चीन भी इस क्लब में शामिल हो गए। लेकिन ये क्लब सबके लिए खुला नहीं था। ये एक न्यूक्लियर अपार्थाइड था, जहां कुछ देशों को ताकत रखने की इजाजत थी और बाकियों को सिर्फ डर में जीने की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब असुरक्षित था। फिर भी भारत के पास एक चीज थी, दूरदर्शी सोच। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम की नींव रखने वाले व्यक्ति थे। उनका मानना था कि अगर भारत को भविष्य में सुरक्षित रहना है तो उसे परमाणु ऊर्जा और परमाणु विज्ञान दोनों में आत्मनिर्भर बनना होगा। भाभा ने TIFR और भारत के शुरुआती परमाणु ढांचे की स्थापना करके ये सुनिश्चित किया कि भारत कभी भी तकनीकी रूप से पिछड़ा ना रहे। वे जानते थे, परमाणु शक्ति केवल हथियार नहीं, रणनीतिक स्वतंत्रता की कुंजी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू दुनिया के सामने शांति की बात करते थे, लेकिन निजी बैठकों में वो जानते थे कि आदर्श और यथार्थ एक जैसे नहीं होते। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ, जहां भारत की हार हुई, ये हार सिर्फ सैन्य हार नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक आघात था। दूसरी ओर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। अब भारत के सामने एक परमाणु शक्ति वाला पड़ोसी देश था, जिससे सीमा विवाद भी था। रॉ और IB की रिपोर्टें सरकार को चेतावनी दे रही थीं। अगर भारत ने रणनीतिक संतुलन नहीं बनाया तो भविष्य असुरक्षित होगा। 1971 में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जीत हुई। इससे भारत का आत्मविश्वास लौटा। फिर 1972 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों को एक ऐसा निर्देश दिया जो दिखने में भले ही सीमित था, लेकिन अपने असर में पूरी तरह निर्णायक साबित होने वाला था। ये निर्देश साफ शब्दों में ये नहीं कहता था कि भारत को परमाणु हथियार बनाना है, लेकिन इसका असली उद्देश्य स्पष्ट था। भारत को यह साबित करना था कि वो परमाणु विस्फोट करने की तकनीकी और वैज्ञानिक क्षमता रखता है। इस पूरे मिशन को अत्यंत गोपनीय रखा गया। इसकी जानकारी केवल चुनिंदा वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों और सरकार के कुछ भरोसेमंद लोगों तक ही सीमित थी। किसी भी स्तर पर कोई लिखित आदेश नहीं दिया गया, ताकि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय दबाव या सवालों से बचा जा सके। परमाणु परीक्षण के लिए राजस्थान के पोखरण क्षेत्र को चुना गया। इसके पीछे कई ठोस कारण थे। ये इलाका आबादी से लगभग खाली था, जिससे किसी प्रकार की जानहानि की आशंका न के बराबर थी। यहाँ की जमीन बेहद सख्त और स्थिर थी, जो भूमिगत परमाणु विस्फोट के लिए तकनीकी रूप से उपयुक्त मानी जाती थी। इसके अलावा ये क्षेत्र पूरी तरह भारतीय सेना के नियंत्रण में था, जिससे सुरक्षा और गोपनीयता दोनों सुनिश्चित की जा सकती थी। परमाणु उपकरण को जमीन के लगभग 107 मीटर नीचे स्थापित किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में महीनों की सावधानीपूर्वक योजना, परीक्षण और गुप्त निगरानी शामिल थी। वैज्ञानिकों को यह सुनिश्चित करना था कि विस्फोट सफल हो, लेकिन उसका प्रभाव जमीन के ऊपर सीमित ही रहे। इस पूरे मिशन में वैज्ञानिक नेतृत्व की जिम्मेदारी डॉक्टर राजा रमन्ना के पास थी, लेकिन इसके पीछे जो दूरदर्शी सोच काम कर रही थी, उसकी जड़ें होमी भाभा के विजन में ही थीं। भारत का परमाणु कार्यक्रम किसी एक सरकार या एक परीक्षण का नतीजा नहीं था।
ये दशकों की वैज्ञानिक तैयारी का परिणाम था। आखिरकार 18 मई 1974 की सुबह ठीक 8:05 पर वो क्षण आया जिसने भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। जमीन के नीचे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ और भारत ने पहली बार दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि वो परमाणु शक्ति बनने की क्षमता रखता है। इस परमाणु परीक्षण को कोड नेम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। ये नाम इसलिए चुना गया क्योंकि ये दिन बुद्ध पूर्णिमा का था और भारत सरकार इस विस्फोट को एक आक्रामक सैन्य कदम के बजाय एक शांतिपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत करना चाहती थी। 18 मई 1974 की सुबह पोखरण में जो हुआ उसकी गूंज भारत की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंची। कुछ ही घंटों में अमेरिकी सैटेलाइट्स और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी एजेंसियों को यह संकेत मिल गया कि भारत में कोई असामान्य भूकंपीय गतिविधि हुई है। शुरू में इसे भूकंप मानने की कोशिश की गई, लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि ये एक नियंत्रित भूमिगत परमाणु विस्फोट था। भारत सरकार ने कुछ समय बाद आधिकारिक बयान जारी किया और इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट बताया। ये शब्दावली जानबूझकर चुनी गई थी। भारत दुनिया को ये संदेश देना चाहता था कि उसने कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया है, बल्कि केवल अपनी वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शब्दों से ज्यादा महत्व ताकत का होता है और दुनिया भारत के इस कदम से असहज हो चुकी थी। अमेरिका, जिसने अब तक भारत को एक गैर परमाणु लेकिन महत्वपूर्ण देश के रूप में देखा था, अचानक सतर्क हो गया। कनाडा, जिसने भारत को साइरस रिएक्टर और परमाणु तकनीक में सहयोग दिया था, खुद को ठगा हुआ महसूस करने लगा। पश्चिमी देशों को यह डर सताने लगा कि अगर भारत जैसे विकासशील देश परमाणु क्षमता हासिल कर सकते हैं तो बाकी दुनिया को रोकना मुश्किल हो जाएगा। इसी डर से 1975 में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन किया गया। आधिकारिक तौर पर इसका उद्देश्य था परमाणु तकनीक के प्रसार को रोकना, लेकिन हकीकत ये थी कि ये व्यवस्था मुख्य रूप से भारत जैसे देशों को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी। भारत पर परमाणु ईंधन, तकनीक और उच्च स्तरीय उपकरणों की सप्लाई लगभग बंद कर दी गई। इन प्रतिबंधों का असर तुरंत दिखा। भारत के कई परमाणु और वैज्ञानिक प्रोजेक्ट्स को कच्चे माल और तकनीकी उपकरणों की कमी का सामना करना पड़ा। लेकिन यहीं से भारत के वैज्ञानिक समुदाय ने वो रास्ता चुना जिसने आगे चलकर आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी। विदेशी सहयोग पर निर्भर रहने के बजाय भारतीय वैज्ञानिकों ने देश के अंदर ही तकनीक विकसित करने का फैसला किया। जो उपकरण पहले बाहर से आते थे, अब उन्हें देश में बनाने की कोशिश शुरू हुई। ये रास्ता लंबा, कठिन और महंगा था, लेकिन यही एकमात्र विकल्प था। सरकार की ओर से भी स्पष्ट संदेश था, परमाणु कार्यक्रम धीमा हो सकता है, लेकिन रुकेगा नहीं। यही कारण था कि 1974 के बाद भारत ने सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियारों पर चुप्पी साध ली, लेकिन अंदर खाने, अनुसंधान और तकनीकी विकास लगातार चलता रहा। ये वो दौर था जब बाहर की दुनिया को लगता था कि भारत का परमाणु कार्यक्रम ठंडे बस्ते में चला गया है, लेकिन असलियत इसके ठीक उलट थी। इस दौरान भारत ने परमाणु डिवाइस डिजाइन, विस्फोट नियंत्रण और डिलीवरी सिस्टम से जुड़े कई अहम प्रयोग किए। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस समय का उपयोग गलतियों को समझने और तकनीक को बेहतर बनाने में किया। पोखरण 1 से मिले डेटा का विश्लेषण किया गया और ये जाना गया कि भविष्य में किस तरह के परीक्षण ज्यादा प्रभावी और सुरक्षित होंगे। साथ ही ये भी स्पष्ट हो गया कि अगर भारत को कभी दोबारा परीक्षण करना पड़ा तो उसे पहले से कहीं ज्यादा गोपनीय और सटीक होना होगा। राजनीतिक स्तर पर भी भारत सावधानी से आगे बढ़ रहा था। कोई भी सरकार ऐसा कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे देश फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों में फंस जाए। लेकिन 1990 के दशक में दुनिया बदलने लगी थी। इस समय तक भारतीय परमाणु कार्यक्रम का चेहरा बन चुके थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वे केवल वैज्ञानिक नहीं थे, वे एक सेतु थे विज्ञान, सेना और राजनीति के बीच। कलाम जानते थे कि परमाणु विस्फोट तब तक अधूरा है जब तक उसे विश्वसनीय डिलीवरी सिस्टम का समर्थन न मिले। मिसाइल तकनीक, डेटा विश्लेषण और परीक्षणों की व्यावहारिक योजना, इन सब में
कलाम की भूमिका निर्णायक थी। 1990 के दशक में दक्षिण एशिया की स्थिति तेजी से बदल रही थी। पाकिस्तान खुले तौर पर अपने परमाणु कार्यक्रम की ओर बढ़ चुका था और उसे चीन का समर्थन भी मिल रहा था। भारत के सामने अब केवल क्षमता दिखाने का सवाल नहीं था, बल्कि संतुलन बनाए रखने की मजबूरी थी। यहीं से कहानी धीरे धीरे पोखरण 2 की ओर बढ़ती है। लेकिन उससे पहले भारत को एक ऐसा राजनीतिक नेतृत्व चाहिए था जो जोखिम लेने के लिए तैयार हो। 1998 की शुरुआत में भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां हर रास्ता जोखिम से भरा हुआ था। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय दबाव, आर्थिक प्रतिबंधों की आशंका और कूटनीतिक अलगाव का डर था। दूसरी तरफ देश की सीमाओं पर बढ़ता खतरा। मार्च 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें यह फैसला विरासत में नहीं मिला था, बल्कि उन्होंने इसे खुद समझा, तौला और स्वीकार किया। वाजपेयी जानते थे कि अगर भारत अब भी चुप रहा तो ये चुप्पी कमजोरी मानी जाएगी, लेकिन वे ये भी समझते थे कि एक बार परमाणु परीक्षण करने के बाद भारत के लिए पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं होगा। प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही हफ्तों के भीतर वाजपेयी ने देश के शीर्ष वैज्ञानिकों और सुरक्षा सलाहकारों के साथ गोपनीय बैठकें शुरू कीं। इन बैठकों में कोई नाटकीय भाषण नहीं हुआ, कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। सवाल सीधे और गंभीर थे। क्या भारत तकनीकी रूप से तैयार है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया को झेल सकते हैं? और सबसे अहम, क्या ये फैसला देश के दीर्घकालिक हित में है? जब वैज्ञानिकों ने भरोसे के साथ जवाब दिया कि भारत अब पूरी तरह तैयार है, तब वाजपेयी ने वो राजनीतिक जोखिम उठाया जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। डॉक्टर आर चिदम्बरम पोखरण 2 के मुख्य वैज्ञानिक स्तंभ थे। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, डेटा रिकॉर्डिंग और विस्फोट के वैज्ञानिक मूल्यांकन, इन सभी की जिम्मेदारी चिदम्बरम के कंधों पर थी। वे जानते थे कि 1998 में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये परीक्षण सिर्फ सफल नहीं, तकनीकी रूप से निर्विवाद होना चाहिए था, और वही हुआ। पोखरण 2 की योजना 1974 की तुलना में कहीं ज्यादा जटिल और खतरनाक थी। इस बार केवल एक विस्फोट नहीं, बल्कि कई परीक्षण किए जाने थे, और वो भी ऐसे समय में जब अमेरिका और दूसरी ताकतें सैटेलाइट्स के जरिए भारत की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए थीं। इस बार गोपनीयता सिर्फ जरूरी नहीं, बल्कि जीवन मरण का सवाल थी। अगर तैयारी के दौरान ही दुनिया को भनक लग जाती तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना बढ़ सकता था कि परीक्षण को बीच में ही रोकना पड़ता। भारतीय वैज्ञानिकों और सेना ने एक असाधारण रणनीति अपनाई। पोखरण में होने वाली गतिविधियों को सेना के सामान्य अभ्यास और निर्माण कार्यों की तरह दिखाया गया। दिन में काम धीमी गति से होता और असली तैयारी रात के अंधेरे में की जाती। सैटेलाइट्स को भ्रमित करने के लिए नकली गतिविधियां रची गईं, ताकि वास्तविक परीक्षण स्थलों पर किसी का ध्यान न जाए। पोखरण 2 के तहत अलग अलग प्रकार के परमाणु उपकरण तैयार किए गए। इनमें फिशन डिवाइस, सब किलोटन डिवाइस और थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस शामिल थे। इसका उद्देश्य सिर्फ शक्ति दिखाना नहीं था, बल्कि ये साबित करना था कि भारत परमाणु तकनीक की पूरी रेंज को समझता और नियंत्रित कर सकता है। हर डिवाइस को जमीन के भीतर अलग अलग गहराइयों में स्थापित किया गया। सेंसर, केबल और रिकॉर्डिंग सिस्टम इस तरह लगाए गए कि विस्फोट के हर पहलू, दबाव, तापमान, ऊर्जा और कंपन का सटीक डेटा मिल सके। इस बार वैज्ञानिकों के सामने दबाव कहीं ज्यादा था। 1974 में भारत पहली बार ये कर रहा था, लेकिन 1998 में दुनिया भारत को पहले से कहीं ज्यादा गंभीरता से देख रही थी। असफलता केवल तकनीकी नहीं, बल्कि राजनीतिक आपदा भी बन सकती थी। 11 मई 1998 की दोपहर पोखरण के रेगिस्तान में फिर वही सन्नाटा था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन जमीन के नीचे इतिहास दोबारा लिखा जाने वाला था। दोपहर के समय एक के बाद एक 3 परमाणु परीक्षण किए गए। जमीन कांपी, उपकरणों ने डेटा रिकॉर्ड किया और कंट्रोल रूम में मौजूद वैज्ञानिकों को वो पुष्टि मिल गई जिसका वे दशकों से इंतजार कर रहे थे। अगर पोखरण 1 भारत की घोषणा थी, तो पोखरण 2 भारत की पुष्टि थी, और इस पुष्टि के पीछे होमी भाभा का सपना, अब्दुल कलाम की ऊर्जा और चिदम्बरम की वैज्ञानिक सटीकता तीनों एक साथ खड़ी थीं।
भारत ने अब केवल क्षमता नहीं दिखाई थी, भारत ने खुद को घोषित परमाणु शक्ति बना लिया था। 11 मई के बाद दुनिया अभी पूरी तरह प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाई थी कि 13 मई को भारत ने 2 और परीक्षण कर दिए। ये संदेश साफ था, भारत अब आधे अधूरे संकेत नहीं देगा, जो कहना था वो पूरी ताकत से कहा जाएगा। इन परीक्षणों के साथ ही भारत ने यह साबित कर दिया कि उसका परमाणु कार्यक्रम प्रयोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित, परिपक्व और नियंत्रित शक्ति का रूप ले चुका है। जैसे ही भारत के परीक्षणों की खबर दुनिया में फैली, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हलचल मच गई। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देशों ने कड़े शब्दों में भारत की आलोचना की और आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन इस बार स्थिति 1974 जैसी नहीं थी। भारत की अर्थव्यवस्था पहले से मजबूत थी और वैश्विक राजनीति भी बदल चुकी थी। कुछ ही वर्षों में वही देश जो भारत पर प्रतिबंध लगा रहे थे, भारत से बातचीत करने को मजबूर हो गए। परमाणु परीक्षण के बाद भारत ने साफ कहा कि वो नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाएगा। भारत ने यह संदेश दिया कि उसकी परमाणु शक्ति आक्रामक हथियार नहीं, बल्कि अंतिम सुरक्षा कवच है। यही वो बिंदु था जहां भारत को केवल परमाणु शक्ति ही नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। दुनिया को साफ साफ बता दिया, अब भारत से बात दबाव की भाषा में नहीं होगी। ये वही भारत है जो बुद्ध और गांधी की धरती है, लेकिन वही भारत अपने अस्तित्व की रक्षा करना भी जानता है। परमाणु परीक्षण भारत की आक्रामकता का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारत की अंतिम चेतावनी है। अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद हैं जो सिर्फ बताई नहीं जाती, महसूस कराई जाती हैं, तो फैक्ट स्टोरी बॉक्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां इतिहास कागजों से निकलकर आवाज बनता है।